एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का फिज़िक्स का चैप्टर लेके आई हूँ, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। एकदम सही सुना आप लोगों ने, जी हाँ, फिज़िक्स का चैप्टर। क्योंकि अब हमारे चैनल में सिर्फ केमिस्ट्री तक बात लिमिटेड नहीं है भाई, अब हमारे चैप्टर में पूरी कंप्लीट साइंस पढ़ाई जाएगी। कई बच्चों को ये बड़ी शिकायत थी, ये कह लीजिए डिमांड थी कि केमिस्ट्री ही क्यों, वाई ओनली केमिस्ट्री, भाई पूरा साइंस पढ़ाइए, क्लास 10th का, क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाइए। तो आई थॉट वाई नॉट, ऑफ कोर्स एनीथिंग फॉर यू ऑल, एनीथिंग फॉर माई स्टूडेंट्स। सो वी आर स्टार्टिंग फिजिक्स एंड बायो अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री फॉर 9th and 10th बोथ। सो पहला जो चैप्टर हमारा फिजिक्स का क्लास 10th में आता है वो है भैया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बिजली है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बिजली, करंट लगना, ये सब इलेक्ट्रिसिटी की ही देन होती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डीले के। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी, या ये बोल दें कि इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिसिटी में वी टॉक अबाउट चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस जो है ना वो दो स्टेट में रह सकते हैं। एक स्टेट में मतलब कि जब वो रेस्ट पे रहेंगे, ठीक है, और दूसरा स्टेट है जब वो मोशन में रहेंगे। तो जब चार्जेस रेस्ट पे रहते हैं, ठीक है, और हम उनके स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्जेस, मतलब चार्जेस विच आर एट रेस्ट, व्हेन वी स्टडी अबाउट देम इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन, अगर चार्जेस मोशन में हैं तो उनके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो हम उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट मतलब मोशन, ठीक है, करंट मतलब शॉक नहीं होता, करंट मतलब मोशन। ठीक है, व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन देन if we are studying about it then it is called current electricity। तो ये तो बड़ा बेसिक सा डिफरेंस हुआ भाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कि यहाँ पे रेस्ट पे रहते हैं, यहाँ पे मोशन में रहते हैं। कुछ और डिफरेंस बताइए, कुछ और बातें बताएं। तो देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि कोई स्केल यहाँ मेरे पास है, ये देखिए, ये है एक बहुत बड़ी सी स्केल। तो आपने देखा होगा ये एक्टिविटी आपने बड़े बचपन में किया होगा कि व्हेन यू रब दिस स्केल विथ योर हेयर, ड्राई हेयर, ठीक है, या सिल्क क्लॉथ से अगर आप इसको रब करोगे एंड देन यू ब्रिंग इट टू सम पीसेज ऑफ पेपर, तो इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द पेपर। क्यों हुआ, चार्जेस आ गए। ठीक है भाई, स्केल चार्ज हो गया ना, जब आप इसको रब करो तो वो स्केल जो है वो चार्ज हो गया, तो चार्ज आ गया, इसमें चार्ज आ गया तो वो पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। ये जो चार्ज इसमें आया है, ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज अ प्लास्टिक इंसुलेटर, जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। मतलब क्यों बोला इसको इंसुलेटर, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज आया है वो उस चार्ज को कंडक्ट नहीं कर सकता। कंडक्ट मतलब फ्लो नहीं करा सकता, मूव नहीं करा सकता। चार्ज यहीं पर इकट्ठे रहेंगे, वो मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो चार्ज तो है बट एक ही जगह पर रुके हुए हैं, एक्यूमुलेटेड है, इसीलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बड़ी अच्छी स्टिक बन गई है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये जितने भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि पेन को रब करो, स्केल को रब करो, किसी इंसुलेटर को जब आप रब करोगे तो वो चार्जेस को कंडक्ट नहीं करा पाएगा, मतलब मोशन में नहीं सेट कर पाएगा, इसीलिए वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। बाकी नेक्स्ट है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तुमको पढ़ना ही है, बिकॉज दिस कंप्लीट चैप्टर इज अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी ओनली। ठीक है,
करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही है ये पूरा चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। दिस वाज अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेनली भाई ये जो चार्जेस है ये किसके अंदर फ्लो करेगा, ठीक है, ये किसके अंदर फ्लो करेगा, कंडक्टर के अंदर, है ना, किसी सब्सटेंस के अंदर कोई मीडियम चाहिए ना उसको फ्लो करने के लिए, है ना कोई मीडियम चाहिए। अब वो मीडियम क्या कहलाता है, वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, बड़ा पुराना घिसा पिटा सा डेफिनेशन, विच अलाउ द करंट टू पास, या ये कह लीजिए कि विच अलाउ द चार्जेस टू पास थ्रू इट और विच अलाउज द चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट। तो अगर आपके कोई ऐसा जैसे जनरली जब भी हम कंडक्टर के बारे में सोचते हो तो हम किसके बारे में सोचते हैं, मेटल्स के बारे में। तो मान लीजिए कि ये तो वैसे प्लास्टिक है, मान लीजिए अगर ये मेटल की कोई रॉड होती, ठीक है, तो अगर यहाँ पर किसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी दे दी जाए तो क्या वो यहाँ टिकेगी, नहीं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि चार्जेस यहाँ पर किसी तरीके से जनरेट कर दिए जाएँ तो क्या ये रुकेगी चार्जेस एक जगह पर, नहीं। चार्जेस क्या करेगा, धीरे धीरे करके फ्लो करना स्टार्ट करेगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा फील भी हो, ठीक है, करंट जैसा आपको थोड़ा सा फील भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा चार्ज इंड्यूस यहाँ पर जनरेट किया गया तो ज़रा सा किया जाएगा तो हमारा बॉडी इंसुलेट कर जाता है, एब्जॉर्ब कर जाता है, तो इतना फील नहीं होगा। बट ये हमें पता है कि कंडक्टर में ये क्वालिटी होती है कि वो चार्जेस को एक जगह पर रुकने नहीं देगा, वो फ्लो करा देगा, ठीक है। तो कंडक्टर्स बेसिकली क्या हुआ, विच अलाउ द चार्जेस लिख रही हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि करंट के बारे में अभी हम लोगों ने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, चार्जेस तो हमें पता ही है, विच अलाउ द चार्जेस टू फ्लो, ठीक है, इट विल अलाउ द चार्जेस टू फ्लो। नाउ कंडक्टर्स कैन बी सॉलिड, अभी बताया कि जनरली जब भी हम कंडक्टर के बारे में सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं, मेटल्स, ठीक है। सॉलिड्स में भी क्या, जनरली मेटल्स, सिर्फ मेटल्स ही नहीं, उसके अलावा भी और सॉलिड्स होते हैं जो कि कंडक्टर्स होते हैं। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। सेकेंड, लिक्विड्स, यस, लिक्विड्स कैन ऑल्सो बी वेरी गुड कंडक्टर्स। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई मैंने, हम लोगों ने केमिस्ट्री में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आप पानी में एसिड डालो तो वो क्या बन जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में। आयंस मतलब क्या, चार्ज, है ना। तो एक लिक्विड इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर किसी लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो हम उसे क्या बुलाते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइट। याद करो क्या बुलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन द लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कंडक्टर्स कैन बी सॉलिड, जनरली मेटल्स, एंड कैन बी लिक्विड्स ऑल्सो, ठीक है। दे कैन ऑल्सो बी गैसेस, गैसेस हो सकते हैं क्या, यस, गैसेस हो सकते हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर पे गैसेस इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि गैस, कोई एक पर्टिकुलर गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे या चार्जेस को फ्लो कराए तो उस गैस को हमें बहुत लो प्रेशर पर लाना पड़ेगा। लो प्रेशर का मतलब कि गैस के पार्टिकल जो दूर दूर होते तो उससे क्या होगा, जो भी चार्जेस होंगे वो फ्लो हो पाएंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो गैसेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और दे कैन बी अ गुड कंडक्टर ओनली एट लो प्रेशर। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंडक्टर्स। पर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि भैया ऐसी क्या खास बात है मेटल्स में। अब हम जनरली इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट वायर्स, क्योंकि सर्किट के बारे में बात करना है तो हम वायर्स के बारे में ही बात करेंगे, मतलब कि सॉलिड कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। लिक्विड कंडक्टर्स तो हम जनरली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और गैस कंडक्टर आपको पढ़ना ही नहीं है 10th में, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि why only metals are good conductor of electricity, why not non-metals, what is the difference, both metals and non-metals are made of atoms, दोनों ही एटम से बने हुए है ना। फिर ऐसा क्या है मेटल्स में जिसकी वजह से वो इतना अच्छा कंडक्टर है और नॉन मेटल नहीं है। तो देखो आंसर क्या है, मान लीजिए कि ये एक मेटल का कंडक्टर है, ठीक है, एक मेटल का कंडक्टर है। नाउ मेटल्स हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है
कि मेटल्स बड़े अच्छे होते हैं। मैंने आप लोगों को, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो मैं जनरली इस चीज़ से बच्चों को समझाती हूँ कि मेटल्स बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं। यहीं से फ़र्क पड़ जाता है। दोनों ही एटम से बने हैं, नो डाउट, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर मेड ऑफ एटम्स, बट द डिफरेंस अराइजेज हियर। क्या है डिफरेंस? कि मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वेयर एज नॉन मेटल्स डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। अब मेटल इलेक्ट्रॉन जब लूज कर जाएगा, तो मान लीजिए कि ये कुछ एटम्स हैं, ठीक है, ये कुछ एटम्स हैं और ये एटम मेटल का है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। ज़रा सी एनर्जी मिली, ये तो खास बात होती है मेटल्स की, ज़रा सी एनर्जी मिली तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया भैया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री हो गया, आज़ाद इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन वंस द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन रिलीज फ्रॉम द एटम, न्यूक्लियस का कोई अट्रैक्शन, कोई कंट्रोल नहीं है एटम पे। अब एटम एकदम क्या बोलते हैं, आवारा टाइप हो गया है, लोफर टाइप निकल गया है, ठीक है, इधर उधर कहीं पे भी घूम रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया अब, है ना, अपने आप ऑटोमेटिकली मेटल्स में एक फ्री चार्ज, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं अपने आप, किसी ने कुछ नहीं किया। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो वो एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद क्या एटम रहता है? नहीं, क्या बन जाता है? आयंस बन जाता है। कोई नई बात नहीं है, वी हैव लर्नड दिस इन केमिस्ट्री। क्या बन जाएगा वो? आयंस। और इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बनते हैं? कटायंस। कटायंस मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ये जितने भी एटम पहले थे इलेक्ट्रॉन देने के बाद, अब ये क्या बन गए भैया? पॉजिटिव। ये क्या बन गए? पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि मेटल कंडक्टर में पॉजिटिव आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो चार्ज, दोनों में से कौन सा चार्ज मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं? क्योंकि उनका मास नेग्लिजिबल होता है। कोई बहुत भारी भरकम आदमी, उसको चलने में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होगी ना, टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत हैवी है। वहीं कोई एकदम डंडी सा पतला सा होगा तो वो फर्र से भाग जाएगा। तो बस वो फर्र से भागने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वहीं जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो मूव ही नहीं कर पाएगा, एकदम पड़ा हुआ है, वो है चार्ज पर पड़ा हुआ है, इट इज़ नॉट फ्लोइंग, ठीक है। सो दिस इज हाउ मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये फ्री चार्ज आ गया, अब ये फ्री चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री चार्ज अब फ्लो कर सकते हैं। अब नॉन मेटल्स में ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज करता भाई, ठीक है। और मतलब नॉन मेटल जो है, अगर मैं मान लीजिए नॉन मेटल का कोई एक सब्सटेंस ले भी लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल दिस स्केल, ये स्केल है, ठीक है। तो अब इस स्केल में क्या फ्री चार्ज है? नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि ये जो एटम है, ये जो एटम से बना है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं कर रहा। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज फ्री नहीं होंगे। नेगेटिव चार्ज फ्री नहीं होंगे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेंगे, ना नेगेटिव बनेगा ना पॉजिटिव बनेगा। एटम एज इट इज, और एटम क्या होता है? न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं होता एटम में, न्यूट्रल पड़ा हुआ है, चार्ज ही नहीं है, तो कैसे कंडक्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी? नहीं होगी, ठीक है। सो मेटल्स conduct electricity because they have a tendency to lose electron. Non-metals do not because they do not lose electron. Very simple. Understood? ठीक है। अब देखो ये जो हमने ये तो बता दिया भाई कि ये सब मिटा देते हैं। अब हमने ये तो बता दिया कि ये जो कंडक्टर है मेटल का, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दोनों हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन की रॉड रखी हो, सॉरी मेटल की इलेक्ट्रॉन की रॉड, वाह, मेटल की रॉड रखी हो, उसको जाके पकड़ लो, करंट लगेगा? करंट लगेगा क्या? किसको लगेगा करंट? लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अरे बोलो कमेंट में, बोलते नहीं हो तुम लोग, बोलो कमेंट में कि नहीं लगेगा मैम, ठीक है। क्यों नहीं लगा भाई? चार्जेस तो हैं, चार्ज है ना, तो क्यों नहीं लग रहा? देखो करंट, तब वी नो दैट फ्लो ऑफ चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिसिटी तब जनरेट होती है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, ठीक है। जब चार्जेस, इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है मेरा? चार्जेस। जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और फ्लो करने का मतलब ये नहीं कि कहीं भी घूम रहे हैं, आवारा टाइप के कहीं भी घूमेंगे, ऐसा नहीं। फ्लो करने का मतलब
ये है कि किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करें, ठीक है, प्रॉपर लाइन में फ्लो करें, ठीक है। जैसे स्कूल से छुट्टी हुई और आप लोग एकदम भीड़ की तरह निकल रहे हो, ठीक है, भीड़ की तरह निकले हो, किसी को कुछ समझ में आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं। वहीं अगर आप लाइन से निकल रहे हो, ठीक है, क्लास वाइज सेक्शन वाइज, तो हाँ फिर चीज़ें थोड़ी सी मैनेज रहेंगी, तो थोड़ा सा कुछ वैसा ही, ठीक है। और ये एक डायरेक्शन में कब मूव करेगा, जब हम इसमें कोई एक सेल या फिर बैटरी लगाएंगे। सेल को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है, और बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। ये 2 सेल लगाए हैं मैंने यहाँ पर, बीच में ये भी लगा दो, ठीक है। तो कब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, जब कोई बैटरी या सेल वहाँ पर लगाई जाएगी। सेल का जो बड़ा वाला, अब यहाँ पे मैंने बैटरी बनाई है, बैटरी की जो बड़ी वाली लाइन होती है वो डिनोट करती है पॉजिटिव टर्मिनल। 2 टर्मिनल्स होते हैं ना, कभी किसी बैटरी या सेल को उठा के देखो, उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, 1 इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव। तो जो बड़ी वाली लाइन है इट डिनोट्स पॉजिटिव, और जो छोटी वाली लाइन है हम सेल ही बनाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो जो छोटी वाली लाइन है वो क्या है, सॉरी, नेगेटिव, ठीक है। जो छोटी वाली लाइन है वो क्या होगा, नेगेटिव। अगर एक और सेल कंबाइन कर दिया यहाँ पर, ठीक है, तो फिर ये वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप बैटरी बनाओगे तो एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा और एक टर्मिनल नेगेटिव होगा। भाई अगर ये जो कंडक्टर है, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये वाला साइड इसका पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला साइड इसका नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट है ना। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ऑल राइट। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये एरो हटा दें, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब क्वेश्चन ये है कि अब ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे किसी एक डायरेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि कौन सा डायरेक्शन भैया। तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड वी नो दैट अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो अब मुझे खुद से बताओ कि ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ या फिर नेगेटिव की तरफ। ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब के सब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने अभी भी बताया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर पाएगा बिकॉज उसका मास नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। ये जो आयंस है ये काफ़ी हैवी होते हैं मास में, तो इनको मूव करने में बहुत दिक्कत होती है, तो वो उनका मूवमेंट ना के बराबर कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे हम मूवमेंट किसका कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का। सो द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव ऑफ द कंडक्टर, है ना। नेगेटिव से किस तरफ मूव कर रहा है, देखो पॉजिटिव की तरफ। तो हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्शन, ऊपर लिखते हैं कहीं पर ताकि मिटाना ना पड़े, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किसकी तरफ से नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव। I am hoping that I am very clear to you people. What did I just say? I hope that I am very clear to you people. कभी कभी टंग ट्विस्ट हो जाती है कंटिन्यूसली व्हेन यू कीप स्पीकिंग। इट इज़ वेरी हॉट, आई नो, आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, यू हैव नो आइडिया। और फ़ैन भी बंद करना पड़ता है वरना आवाज़ क्लियर नहीं आती है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। बट एज आई टोल्ड यू, एनीथिंग फॉर यू पीपल, एनीथिंग फॉर माई स्टूडेंट्स। सो लेट अस डू फर्दर। तो यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्यों नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी ना, ये बहुत बाद में हुई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो कोई जानता ही नहीं था तब जब इलेक्ट्रिसिटी लोग जानने लगे। कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट लोगों ने पहले डिस्कवर किया, पहले ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन बाद में आया। इलेक्ट्रॉन बाद में आया तो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी भी बाद में आई कि भैया इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, ये सारी चीज़ें, मेटल क्यों इतना अच्छा कंडक्टर है, नॉन मेटल क्यों नहीं है, ये सारी थ्योरी जो है वो बाद में आई थी, ठीक है। तो जब करंट स्टार्टिंग में लोगों ने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने
ये माना कि करंट हमेशा पॉजिटिव, मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये कंडक्टर है। तो लोगों ने ये माना कि क्योंकि हर चीज़, मतलब अभी उनको इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता, उन्होंने सिर्फ ये ऑब्जर्व किया कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस बात का अंदाज़ा क्या, एक कन्वेंशन, ठीक है, अजम्पशन उन्होंने इस तरीके से ले लिया कि कभी भी कोई भी चीज़ ले लो तो वो हमेशा हाई से लो में जाती है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। जैसे टेम्परेचर क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है, प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, ठीक है, हाइट से लोअर हाइट की तरफ मूव करेगा। अगर मान लीजिए कि पानी अगर इधर रखेंगे तो पानी इधर से नीचे ही तो आएगा, यहाँ रखोगे तो भी वो नीचे ही जाएगा, कभी ऊपर जाएगा क्या, नहीं। तो हमेशा हाई से लो में हर चीज़ की मूवमेंट होती है, इसीलिए लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रिक करंट वो क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल मतलब कि अज्यूम्ड कन्वेंशनल करंट क्या मान लिया, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल मतलब अज्यूम्ड करंट क्या मान लिया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि भाई हर चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव में जाती है, हाई से लो में जाती है, तो करंट के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, तो हम यही मान लेते हैं। पर उसके कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन की थ्योरी है, फिर पता चला अरे एक्चुअल में तो चार्ज जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहा है और हमने तो कुछ और मान के बैठे, ठीक है, तो अब क्या चेंज करें, बिल्कुल नहीं, इतनी मेहनत कौन करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यही माना जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली यही है, माना क्या जाएगा, यही है, पर करंट का डायरेक्शन यही माना जाता है। ऑल्दो ये ऑपोजिट है इलेक्ट्रॉन चार्ज के डायरेक्शन से, बट माना यही जाता है, भले ये कन्वेंशनल ही है, अज्यूम्ड ही है, तो क्या हुआ, चेंज नहीं किया गया, ठीक है। नाउ यू नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दीज टू आर ऑपोजिट टू वन अनदर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, डन विद दिस, लेट अस लर्न मोर अबाउट चार्जेस, ठीक है, ज़रा चार्जेस के बारे में थोड़ी और बातें की जाए। आइए देखते हैं चार्जेस क्या, ये कह लीजिए इलेक्ट्रिक चार्जेस या नॉर्मल चार्जेस, ठीक है। अब हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, कौन कौन से हैं वो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, यही दो टाइप के चार्ज होते हैं, इसके अलावा और कोई टाइप का चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो चार्जेस होते हैं ये कहाँ से बन के आते हैं, ये बनते हैं एटम से, भाई कोई भी सब्सटेंस है वो एटम से बना है, फंडामेंटल यूनिट ही है क्या, एटम, तो वहीं से जनरेट होगा चार्ज, ठीक है, वहीं से जनरेट होगा चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से, ठीक है। अब आप ये मत बोलिएगा कि कटायन और अनायन भी तो चार्जेस हैं, कटायन और अनायन भी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही बना है, भाई एटम ही बना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है। ये जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Q से, ठीक है, या ऐसे अलग से लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि इसका सिंबल क्या है, Q, ठीक है, कई कई जगह पे स्मॉल q भी लिखते हैं, कैपिटल Q भी लिखते हैं, तो Q। अच्छा, इसकी एक SI यूनिट भी होती है, SI यूनिट क्या होती है, कूलम, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अबाउट दिस। तो
कूलम्ब, रिप्रेजेंट करते हैं इसको C से। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। ठीक है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है इसलिए हम इसके आगे माइनस लगा देंगे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है इसलिए हम इस पे पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक है, बात करते हैं कटायंस और अनायंस की। तो कटायंस और अनायंस इन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स से मिलकर बना है किसी एटम में। ठीक है, अगर किसी एटम में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, ठीक है भाई, एटम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों से बना है, यानी कि एटम में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चार्जेस होते हैं। बट अगर इन केस किसी वजह से इलेक्ट्रॉन दे दिया या ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेना देना करता है ना एटम, इलेक्ट्रॉन देने या लेने के वजह से, किसी भी वजह से अगर एटम में इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं और प्रोटॉन ज़्यादा हो सकते हैं। अगर वो हो सकता है कि एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो सकता है 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो सकता है 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कटायन। पॉजिटिव होता है ना, प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा मतलब कि उस एटम में अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव से ज़्यादा है पॉजिटिव। आयंस, सॉरी अनायंस, अनायंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है पर इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ओवरऑल अनायन का चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। तो बस यही होते हैं कटायंस और अनायंस, ये इन्हीं से बने हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। दीज आर द स्मॉलेस्ट चार्जेस, स्मॉलेस्ट चार्जेस। अब इससे छोटा आप चार्ज नहीं, भाई ये देखो जरा हालत देख रहे हो उसको, 10⁻⁻19 कितना छोटा है, बहुत ज़रा सा चार्ज है। ठीक है, बहुत ज़रा सा चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, अंडरस्टूड। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरली एग्जाम में पूछा जाता है वो देखो ज़रा, 1 कूलम्ब में, ठीक है, 1 कूलम्ब में कितने एटम्स होंगे अगर आपसे मैं ये पूछूं। ठीक है भाई, कूलम्ब है ना, चार्ज के यूनिट क्या है, कूलम्ब। अगर हम बात करें 1 कूलम्ब की तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in 1 coulomb charge, या ये कह लो कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कॉन्स्टिट्यूट टू 1 coulomb चार्ज। ठीक है, तो भाई अब ज़रा मुझे ये बताओ कि कैसे निकालेंगे हम कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम्ब चार्ज में। ये चीज़ तो क्लियर हो रही है ना कि भाई इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, इतने इलेक्ट्रॉन, इतने चार्ज में, इतने कूलम्ब्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो है। माइनस हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। माइनस का सिग्निफिकेंस बस इतना है कि इट विल शो दैट दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये प्रोटॉन का चार्ज है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो जरा देखें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं भैया, एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, राइट। अब उसने पूछा है कि अगर 1 कूलम्ब का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड है, सिंपल सा। ठीक है, क्लास 6-7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ा आसान सा यूनिटरी मेथड लगाना है। भाई इतने कूलम्ब्स में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, यहीं पे तो लिखा है, पलट दिया बस मैंने, क्या फ़र्क पड़ता है। तो 1 कूलम्ब में कितना होगा, तो कितना होगा भैया, 1 को डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये वैल्यू किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है, दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ज़रा इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा, इतना तो श्योर है। -19 ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, 1.1 डिवाइडेड बाय 1.6 को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करिए, आंसर कैलकुलेट करिए।
ठीक है, पॉज करो वीडियो को एक बार ज़रा मेरे लिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत करके इसको डिवाइड करो एंड प्लीज़ राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19, ओहो -19 नहीं +19, ठीक है, चलो अच्छा हुआ नज़र पे पड़ गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा इतना सुंदर नहीं लग रहा है, तो इसको और सुंदर करने के मतलब आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और सुंदर करने के लिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, भाई ये डेसिमल पीछे गया तो यहाँ एक 0 कम करेंगे ना, तो 18 ये क्या है, कितने नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो यहाँ हम लोगों ने किसके बारे में क्लियर कर लिया भैया, चार्ज के बारे में क्लियर कर लिया, ठीक है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट चार्जेस, प्लीज राइट दिस डाउन। ओके, सी फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। फिजिक्स में अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज़ ना पढ़ें तो फिर क्या मतलब, फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब कि कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ जिससे कि आप कोई चीज़ मेजर करेंगे, जैसे कि किलोमीटर, मीटर, लेंथ, ब्रेथ, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। ऐसे ही इस चैप्टर में वैसे तो बहुत है, ठीक है, 4 मेन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में हम 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ कवर करेंगे। पहला है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस या आप वोल्टेज बोल सकते हो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर आप उसको वोल्टेज बोल सकते हो, ठीक है। अब हम पहले करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो भैया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट ये होता है, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब ये थोड़ा ना कि चार्ज एकदम धीरे धीरे, मतलब इलेक्ट्रॉन इतने आराम से धीरे 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 फ्लो कर रहा है, तो पता नहीं, मतलब कि एक सफिशिएंट स्पीड होनी चाहिए चार्जेस की फ्लो करने के लिए, मतलब ज़रा सा चार्ज ऐसे ऐसे करके फ्लो करेगा तो कहाँ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, हो भी रहा होगा तो फील ही नहीं होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये है कि भैया टाइम भी तो मैटर करेगा उसमें, कि इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड में, कितने टाइम में, कितना टाइम लगा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में, ये तो हो गया ना। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज तो है ही, पर आप उसका टाइम भी तो चेक करोगे कि उसकी स्पीड क्या है, वो कितने देर में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। अब वो 10 घंटे लगा दे एक इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंचने में, तो करंट फ्लो होगा क्या, कहाँ होगा करंट फ्लो, ठीक है। सेकेंडों में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप मान लो कि अंधेरा पड़ा हुआ है एकदम कमरे में, ठीक है, जब आप स्विच ऑन करते हो तो लाइट तुरंत ऑन होती है कि नहीं, मान लो आप स्विच ऑन करके, ऐसा तो नहीं कि वेट करो, अच्छा अभी 2-3 घंटे तो लगेंगे ही, वेट करो, ऐसा तो नहीं होता है ना। आप स्विच ऑन करते हो तुरंत लाइट फ्लो हो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, चार्जेस फ्लो होते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, तब जाके करंट लाइट जो है वो चलेगी, बल्ब जलेगा, ठीक है। तो टाइम बहुत मैटर करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मतलब क्या होता है, टाइम, रेट का मतलब क्या हुआ, टाइम। तो अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना होगा तो मैं क्या बोलूँगी कि I इज इक्वल टू, करेंट इज डिनोटेड बाय I, ठीक है। सिंबल क्या है, यहाँ पे हम सिंबल लिख लेते हैं, सिंबल क्या है, I, ठीक है। तो I इज इक्वल टू चार्ज यानी कि Q डिवाइडेड बाय T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि एक सेकेंड में, मतलब कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो हो गए। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो आई, अब इसका SI यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है, डिनोटेड बाय A, नेम्ड आफ्टर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जिसका नाम है एंड्रियो मैरी एम्पियर। एंड्रियो मैरी एम्पियर के नाम से ये SI यूनिट
बनाई गई है। तो I इज इक्वल टू Q/T। I की यूनिट क्या हो गई 1 एम्पियर, ठीक है। अगर मान लीजिए, अच्छा इसको उल्टा करके लिखते हैं, Q मान लीजिए, Q मान लीजिए कि मैं Q, अब Q मतलब चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम। मान लीजिए कि मैंने 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज मैंने 1 सेकंड में फ्लो कराया, ठीक है। 1 सेकंड में मैंने 1 कूलम का चार्ज फ्लो कराया। ये 1 कूलम का चार्ज कौन कैरी कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स। ये 1 कूलम का चार्ज कौन कैरी कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, अभी बताया है भैया, 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स इस 1 कूलम्ब के चार्ज को कैरी कर रहे होंगे। मतलब क्या कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये भी है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें करंट कितना आएगा, तो कितना आएगा, 1 एम्पियर का करंट आएगा, ठीक है। अब यहीं से हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, 1 एम्पियर इज द करंट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट, लिख लो या कंडक्टर लिख लो, कुछ भी लिख लो, इन अ सर्किट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोन इन कितने सेकंड भैया, 1 सेकंड। ये 1 लिखा है मैंने, ठीक है, इन 1 सेकंड। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए एमीटर हम यूज़ करते हैं, बट एमीटर के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एमीटर, वोल्ट मीटर लास्ट में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लेंगे, उसके बाद हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा हो गया भैया इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ऑलराइट, सो now let us start with potential difference. What is potential difference, ठीक है। अच्छा, potential difference थोड़ा सा conceptual topic है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। क्या है वो एग्जाम्पल, आइए देखिए। मान लीजिए कि मैंने इस तरीके से एक कंटेनर लिया है और इसको ज्वाइन कर दिया है विद अनदर कंटेनर, ठीक है। दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया है। इसमें भी पानी भरा हुआ है, मान लीजिए इतनी हाइट तक, और इसमें पानी भरा हुआ है इतनी हाइट तक। यूज़ योर ब्रेन एंड टेल मी कि वाटर विल फ्लो टू विच साइड, मतलब ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि वाटर जो है वो ए से बी में जाएगा, ठीक है। इसलिए नहीं, ये मत सोचना कि यहाँ पर पानी ज़्यादा है इसलिए वो कम पानी की तरफ फ्लो कर रहा है। नो, पानी ए से बी में इसलिए जा रहा है क्योंकि दोनों की हाइट में डिफरेंस है, ठीक है। ये हायर हाइट पे है और ये लोअर हाइट पे है, दैट इज़ वाई द वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। मान लीजिए कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि वॉल्यूम के वजह से, मतलब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पानी ज़्यादा है यहाँ कम है इसलिए वाटर इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स बी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 लीटर्स ऑफ वाटर लेती हूँ एंड आई टेक 5 लीटर्स ऑफ वाटर हियर, ठीक है, पर इसकी हाइट मैंने ऊपर रखी है। कैसे, मान लीजिए मैंने ये बहुत चौड़ा सा कोई कंटेनर ले लिया है, ठीक है, ये इतना चौड़ा कंटेनर लिया है, ठीक है, और इसमें मैंने 5 लीटर पानी भरा हुआ है, लेकिन अभी भी इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज़्यादा है। तो पानी किस तरफ फ्लो करेगा, अभी भी पानी इसी तरफ फ्लो करेगा, बी की तरफ फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि ये हायर हाइट पे है। हाइट को हम पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। अगर जनरली किसी चीज़ की हाइट ज़्यादा होती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, कि वो हायर पोटेंशियल पे है। तो ये जो है ये हाई पोटेंशियल पे है और ये क्या है, ये लो पोटेंशियल पे है, ठीक है। वाटर यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा,
कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों की हाइट बराबर नहीं हो जाती, है ना, जब तक दोनों की हाइट बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, दोनों की हाइट बराबर हो जाएगी तो वाटर फ्लो करना बंद कर देगा। अगर आप चाहते हो कि दोबारा वाटर फ्लो करे तो आपको दोनों की हाइट में डिफरेंस लाना पड़ेगा, चाहे आप इसको ज़्यादा रखो या इसको कम रखो। तो बेसिकली द मूवमेंट ऑफ वाटर इज़ बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस। ठीक है, ये जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, ये ठीक है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस के वजह से वाटर स्टार्ट्स टू फ्लो। जब तक ये डिफरेंस नहीं आएगा तब तक वाटर फ्लो नहीं करेगा। तो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। इतनी बातें यहाँ तक समझ में आई? अब देखो, जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ वाटर के टर्म्स में लगाया है वही सेम कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में लगाएंगे। ठीक है, एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह कब फ्लो करेगा? वाटर का फ्लो किया जब एक जगह हायर पोटेंशियल था और एक जगह लोअर पोटेंशियल था। तो वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एग्जैक्टली द सेम थिंग विल हैपन विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। अगर किसी कंडक्टर में एक तरफ हायर पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन का और एक तरफ लोअर पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ अपने आप ट्रैवल कर जाएगा। ठीक है, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो आपका जो भले वो मेटल की ही रॉड होगी, बढ़िया एकदम वायर बनी होगी, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। अब मान लीजिए कोई एक पड़ी हुई वायर यहाँ पे मुझे मिल जाए, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही होगी? नहीं करेगी ना। लेकिन हाँ, क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि दोनों पोटेंशियल दोनों एंड्स पर, ठीक है, वायर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल सेम है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल ही नहीं कर रहा, मूव ही नहीं कर रहा। फ्लो तो तब करेगा ना जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, एक तरफ हाई पोटेंशियल और एक तरफ लोअर पोटेंशियल। यही क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। आगे देखते हैं। अब मान लो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कैसे करेंगे वो भी ज़रा देख लें। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या कर देंगे, किसी भी सर्किट में एक सेल लगा देंगे। ठीक है, सेल सर्किट में क्यों लगाया जाता है? ताकि करंट आ जाए उसमें। ठीक है, करंट कब आएगा? जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो बेसिकली हम सेल को किसी सर्किट में प्लेस करते हैं, किस लिए? उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव करने लग जाएगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये हम जानते हैं। तो जैसे ही हम सर्किट में सेल लगाएंगे या बैटरी, व्हाट इज बैटरी? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, एक से ज़्यादा सेल आपस में कनेक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे तो इट विल फॉर्म बैटरी। तो बैटरी ये सेल लगाते हैं सर्किट में, तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? देखो, ये जो बड़ी वाली डंडी हम बनाते हैं सेल बनाने के लिए, तो वो हम कौन सा चार्ज देते हैं? पॉजिटिव। दूसरे वाले को हम कौन सा चार्ज देते हैं? नेगेटिव। अब देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है। दिस डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, दिस डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज created is made in the cell itself। ठीक है, आप अलग से ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब आप सेल अटैच करोगे तो द केमिकल रिएक्शन, केमिकल्स होते हैं सेल के अंदर, तो वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से वो केमिकल रिएक्शन होता है कि उसका एक टर्मिनल इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा होता है। ज़्यादा कौन सा वाला होगा? नेगेटिव वाला। और उसका दूसरा टर्मिनल इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन में डेफिशिएंट होता है, वो कौन सा होगा? पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ही हमारा क्या है? पोटेंशियल। ठीक है, तो बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लो एट द पॉजिटिव टर्मिनल, वी से दैट दिस टर्मिनल हैज गॉट लोअर पोटेंशियल। इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है? कम है, लो पोटेंशियल। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम था, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर, ठीक है, ज़्यादा है, और इसी को हम क्या बोलेंगे? हाई पोटेंशियल। कैसे याद रखेंगे? याद कैसे रखोगे? देखो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है?
नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव वाले टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तभी तो उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आया है। अरे भाई, ये वाला जो टर्मिनल है इसको हमने नेगेटिव क्यों बोला है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े सारे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेटेड है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए इसका नाम नेगेटिव, इस टर्मिनल को हमने नेगेटिव चार्ज दिया है। यहाँ पे पॉजिटिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लेस हियर। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव। अब मान लीजिए ये सर्किट है, ठीक है, ये मैंने प्यारा सा एक बल्ब लगाया हुआ है। ठीक है, बीच में बल्ब लगाने के लिए, बल्ब बनाने के लिए क्या सिंबल करना है? बीच में एक हार्ट बना दो। ठीक है, गोला बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बट हार्ट जरूर बनाना है। ठीक है, हार्ट। ओके, सो आई हैव प्लेस्ड अ बल्ब हियर, नाउ द करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। ठीक है, अब मुझे ज़रा ये बताओ कि ये है हाई पोटेंशियल ऑफ द बैटरी और सेल, ये है लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा? हाई पोटेंशियल से लो या लो से हाई? ऑब्वियसली हाई टू लो, यहाँ पे हमने वही तो किया, हाई टू लो, यानी कि हाई पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा किसकी तरफ? लो पोटेंशियल। अब तुम ये मत सोचना कि मतलब यहाँ पे हम ट्रैवल कर दे, यहाँ ब्रिज नहीं है कोई, ठीक है, तो यहाँ नहीं ट्रैवल करेगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव पहुँचा दिया, नो, सर्किट कंप्लीट करना है भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विल ट्रैवल फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। ये किसका डायरेक्शन हमने बताया? इलेक्ट्रॉन का। अब ज़रा फटाफट अपनी तीव्र बुद्धि लगाओ और मुझे ये बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हम लोगों ने पढ़ा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? कमेंट में फटाफट लिखो, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, फटाफट, आई एम वेटिंग। क्या होगा? लिख लिया? आई एम गिविंग यू टाइम, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट। क्या होगा? क्या लिखा आप लोगों ने? पॉजिटिव से नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो करंट अपने आप फ्लो कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस मिला। ठीक है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको मिला है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? इट सेट्स द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो इन द सर्किट। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, वो बस आराम से अपने एटम के आसपास गोल गोल चक्कर, वो मूव करेगा बट रैंडमली मूव करेगा कहीं भी। मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में, मतलब दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स, मैंने आपको इस वीडियो में बताया है स्टार्टिंग में कि हाउ मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन्स आसपास इधर उधर रैंडमली मूव करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन जब तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, और वो डायरेक्शन कौन देगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, इसी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी कॉल इट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या? ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब ये जो डिफरेंस यहाँ क्रिएट हुआ है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये क्या हो गया इनके बीच का? ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। ठीक है, ध्यान रख, ये नहीं कि डंडी सोच के बोलो कि ये बड़ी डंडी है तो ये हाई पोटेंशियल होगा। नो, द पॉजिटिव इज लो पोटेंशियल, द नेगेटिव इज हाई पोटेंशियल। तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, इसके बीच में जो डिफरेंस आया है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो एक तरीके का आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर आप सेल लगा रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। ये जो पोटेंशियल है ये क्या कर रहा है? एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी तो दे रहा है कि नहीं? एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहा है? एनर्जी। उसने एक सोर्स ऑफ एनर्जी डाल दी है इलेक्ट्रॉन में, जिसकी वजह से पट से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तुरंत इलेक्ट्रॉन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आइए ज़रा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट एंड एवरीथिंग। लेट अस स्टार्ट डूइंग दैट। सो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल मतलब कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक तरीके की एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक तरीके की एनर्जी जो क्या करने में लग रही है। इस एनर्जी का काम क्या है? इस एनर्जी का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना।
अब ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करे, तो हम इलेक्ट्रॉन की जगह पे चार्ज लिखें तो आई थिंक ज़्यादा बेटर है। तो एक चार्ज को, ठीक है, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में जो एनर्जी लगती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ जनरली दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क। भाई एनर्जी और वर्क दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, हमें ये पता है दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल्स। तो आप एनर्जी कह लो या फिर वर्क कह लो कि द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या करने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, वन प्लेस नहीं, पॉइंट, सॉरी, प्लेस, पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका अगर हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अगर इसके डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें तो फॉर्मूला क्या बनता है, वर्क डन यानी कि W पर यूनिट चार्ज मतलब कि Q बन जाएगा, है ना फॉर्मूला आपका। आप यू कैन डिराइव द फॉर्मूला फ्रॉम द डेफिनेशन इटसेल्फ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन क्या है, W, और पर यूनिट चार्ज मतलब क्या कि Q। अगर हम इसका यूनिट यहीं से निकालें तो क्या हो जाएगा, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल्स, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स। तो जूल्स पर कूलम, पर इसका एसआई यूनिट, ठीक है, इसी जूल्स पर कूलम को हमने एक नया नाम दे दिया और वो क्या दे दिया, वोल्ट। V से डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V, कैपिटल V, और उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। द SI unit for electric potential is volt. After the name of the scientist Alexandro Volta, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज के नाम से भी बुलाया जा सकता है, ठीक है, वोल्टेज के नाम से भी बुलाया जाता है। आई होप यू ऑल हैव डन दिस, प्लीज राइट दिस डाउन, दिस इज इम्पोर्टेंट। लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट क्विकली। मान लीजिए कि मैं अब क्या करती हूँ कि लेट अस फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। भाई ये तो हमें समझ में आ गया कि हम किसी सर्किट में जैसे ही सेल अटैच कर देंगे देयर विल बी अ वोल्टेज गिवन टू द सर्किट, तो उस वोल्टेज की वजह से करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। नाउ लेट अस फाइंड आउट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मान लीजिए कि मैं एक सर्किट लेती हूँ और मैंने यहाँ पर एक सेल लगा दिया है और एक मैंने यहाँ पर बल्ब लगा दिया है, ठीक है, बढ़िया हार्ट बना के। अब मान लीजिए कि इस सेल की जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लीजिए कि VA है, ठीक है। और द मोमेंट आई अटैच, और मैं यहाँ पर एक एमीटर लगा लेती हूँ, और एमीटर का काम क्या होता है, एमीटर इज अ डिवाइस विच कैन मेजर करंट इन अ सर्किट। तो किसी सर्किट में कितना करंट ट्रैवल कर रहा है ये कौन मेजर कर सकता है, एमीटर मेजर कर सकता है। वी विल स्टडी अबाउट एमीटर्स लेटर ऑन, मे मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मैंने यहाँ पर एमीटर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि वोल्टेज VA का मैंने एक वोल्टेज क्रिएट किया है यहाँ सर्किट में, तो करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। और मैंने देखा कि जो करंट है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो करेगा ना, तो करंट है उसकी वैल्यू मान लीजिए आई है I1, ठीक है। अब मैंने ये नोट कर लिया। उसके बाद मैंने ये देखा कि मैंने एक और सेल अटैच कर दिया, नाउ इट हैज़ बिकम अ बैटरी, ठीक है। और मैंने मान लीजिए कि ये जो सेल की वैल्यू है वह VB है, ठीक है। और अब जो करंट की वैल्यू आई है वो मान लीजिए कि आई है I2। ऐसे ही मैंने एक और
अटैच किया Vc, और अब जो वैल्यू आई है वो आई है I3। कहने का मतलब ये है, और जब मैंने सब सारी वैल्यूज़ कंपेयर करी तो मैंने ये देखा कि जब Va था तो क्या था, I1 था। जब Vb था, Vb क्यों, पहले Va भी लगा हुआ है और Vb भी लगा, तो Va प्लस Vb था। ठीक है, हमने वोल्टेज Va तो लगाया हुआ था, साथ में मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया, Vb लगा दिया तो वोल्टेज मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, तब करंट क्या हुआ, I2 हो गया। फिर उसके बाद मैंने वोल्टेज और बढ़ाया। ठीक है, उस केस में करंट क्या हो गया, I3 हो गया। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि I1 की वैल्यू सबसे कम थी और I2 की वैल्यू उससे ज़्यादा और I3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा। ठीक है, एक चीज़ नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, क्या, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। देखो I1 सबसे कम है और I3 सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे I3 बढ़ रहा है। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इसमें इन दोनों क्वांटिटीज़ में किस तरीके का रिलेशन होगा, तो बहुत क्लियर सी बात है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, एज वी इंक्रीज द वोल्टेज द करंट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, एज वी डिक्रीज द वोल्टेज द करंट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड ओम्स लॉ। दिस रिलेशन इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओके, नाउ ऑब्वियसली वी विल इंक्रीज दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू I R। ये R क्या है, R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये, और इसको हम बुलाते हैं, R को क्या बुलाते हैं हम, इसको हम बुलाते हैं रेजिस्टेंस। क्या बुलाते हैं, रेजिस्टेंस। इसके नाम के पीछे एक सिग्निफिकेंस है, क्यों रेजिस्टेंस बुलाया जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं I को नीचे ले आऊँ, V अपॉन I कर दूँ तो इज इक्वल टू R आ जाएगा। R क्या है, रेजिस्टेंस विच इज़ अ कांस्टेंट, विच इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा क्यों बोला मैंने, मतलब ये चीज़ कैसे प्रूफ होगी कि V अपॉन R इज इक्वल टू हमेशा V अपॉन I इज इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, मान लीजिए कि VA है, इसको मैं मान लीजिए कि V2 मान लेती हूँ। ठीक है, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस VA प्लस VB की जो वैल्यू आएगी उसको मैंने कंबाइन करके V2 मान लिया, इसको मान लीजिए मैंने V3 मान लिया। अब जब भी मैं, ठीक है, VA अपॉन I1 करूँगी, VA अपॉन, जब भी मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगी इस तरीके से, जब भी मैं इन दोनों की डिवाइड करूँगी, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट एक वैल्यू आएगी, मान लीजिए R। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू प्रूव दिस। ठीक है, वो कैसे प्रूव होगा, देखो कैसे, कि जब मान लीजिए कि ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा था ना, जब आप इसको करोगे एक्सपेरिमेंटली तो यू विल फाइंड दिस वैल्यूज। आप देखोगे कि एज यू इंक्रीज द वोल्टेज द करंट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज। और यहाँ से आप एक और चीज़, एक और रिजल्ट निकाल सकते हो, वो क्या है कि जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, V ऊपर और नीचे I से VA को डिवाइड करेंगे, तो आपको एक कोई वैल्यू मिलेगी, जो भी वैल्यू मिलेगी हम उसको R मान लेते हैं। ऐसे ही हमने इसको भी डिवाइड किया, इस वैल्यू को मैंने कंबाइन करके V2 मान लिया है, तो अगर V2 को I2 से डिवाइड करूं मैं तो वैल्यू कितनी आ रही है, अगेन आई विल सी द वैल्यू कम्स आउट टू बी R। ऐसे ही अगर मैंने V3 डिवाइड बाय I3 ले लिया तो वैल्यू फिर से R आएगी। सेम सर्किट सेम रहे, वायर सेम रहे, अगर आपने ये वायर चेंज कर दिया तो गड़बड़। ठीक है, एल्यूमिनियम की जगह पे सिल्वर ले लिया, सिल्वर की जगह पे कुछ और ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। एवरी द सेटअप शुड बी सेम, वैल्यूज यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज पे आपको टेस्ट करना है, तो यू विल सी दैट R दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ अ कांस्टेंट। देखो ये, ठीक है, इनफैक्ट अगर हम, ये मिटा दूँ मैं, अगर हम V और I का ग्राफ बनाएं, ठीक है,
कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का अगर आपको चेक करना है कि इज दिस वैलिड और नॉट, तो आप उसका ग्राफ बना लो, ठीक है। तो हमारी 3 वैल्यूज़ थी, ठीक है, VA I1, V2 I2, V3 I3। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ बना लिया। यहाँ हम ले लेते हैं वोल्टेज, ठीक है, किसी भी साइड आप ले सकते हो, कोई भी एक्सेस को कुछ भी ले सकते हो। यहाँ मैंने ले लिया वोल्टेज और यहाँ मैंने ले लिया है करंट, ठीक है, I एंड दिस इज V। नाउ मान लीजिए कि मैंने जब व्हेन आई विल प्लॉट दिस, ठीक है, मान लीजिए कि VA की वैल्यू कुछ यहाँ पर आ रही है और I1 यहाँ है, ठीक है, I1 और VA। फिर इसी तरीके से मैंने V2 प्लॉट किया और V3 की वैल्यू कुछ इस तरीके से मैं इनको प्लॉट करूँगी। तो मैं ये देखूँगी कि एक बढ़िया सा एक बहुत बढ़िया सा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मुझे मिलेगा। किसी भी ग्राफ में अगर इस तरीके की एकदम बढ़िया स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन आपको दिखे, ठीक है, इस तरीके की बहुत गंदी सी स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है, ओफो, ठीक है, अगर आपको एक बढ़िया सी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिख रही है, इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू वोल्टेज है ना, ठीक है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, ये करंट, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मतलब क्या कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये आप एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हैं, वो जो वैल्यूज आई है उसको डिवाइड करके, अगर वो कांस्टेंट, अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो वैल्यू डिवाइड करने पे हमेशा कांस्टेंट आएगी। यू कैन चेक इट लाइक दिस ऑल्सो एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉ अ ग्राफ टू वेरीफाई दैट द फॉर्मूला इज करेंट। सो दिस वॉज गिवन बाय ओम and hence this law is called Ohm's law. I hope this is clear. So this is all for today's video. We have completed Ohm's law, ठीक है। रेजिस्टेंस वाला जो टॉपिक है, रेजिस्टेंस एंड इससे रिलेटेड एक और टर्म है रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और उसके आगे के जितने भी टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्रैक्टिस दिस चैप्टर टिल ओम्स लॉ। ये जितना भी मैंने अभी तक आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाया है, इस पे क्वेश्चंस भी बन के आते हैं, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अप सम क्वेश्चंस आल्सो, सम न्यूमेरिकल्स आल्सो बेस्ड ऑन दिस ऑल द फॉर्मूलाज दैट वी हैव डन इन दिस वीडियो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स वी विल प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप दैट इट वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, एंड इफ इट वॉज देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द video, then please hit the like button to motivate me for work harder. If you're already a subscriber, then thank you so much for being such a great supporter, and if you're not, then subscribe to the channel. I come up with videos of class 9, 10th science and 11th chemistry. Your support, your motivation is very, very important for me to take this channel to a little, higher step. Thank you and bye bye.